मैं ये बता रहा था कि आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं मैक्सिम गोर्की जो रसन राइटर हैं, उनका एक नावल है जिसका नाम क्या है, उनका एक नावल है जिसका नाम है मदर। और ये एक नावल है, एक किसके द्वारा लिखा गया, मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया। कब पब्लिश हुआ, 1906 में पब्लिश हुआ। ये किसके बारे में, इट्स अबाउट रिवोल्यूशनरी फैक्ट्री वर्क। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवोल्यूशनरी फैक्ट्री वर्कर्स। और पहली बार ये जब पब्लिश में आया है, कौन सी मैगजीन में आया है, एप्पल टॉन्स मैगजीन में आया, एप्पल टॉन्स मैगजीन में। और रू लैंग्वेज में। तो इस शीट पे आपको इतनी इंफॉर्मेशन, written by Maxim Gorky, published in 1906. It's about revolutionary factory workers। और पहली बार मैगजीन 1906 में all these things you see। दूसरा चीज है कि बहुत ज्यादा नहीं, बस उस गोर्की का ओरिजिनल टाइटल क्या था, मैट बी इलस्ट्रेटर सिगमंड डी, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स, लैंग्वेज रसन, पब्लिश एप्पलटन एंड कंपनी, वही मैगजीन का पब्लिश है 1906। ये जो बात यहाँ पे हो रही है वो पहले वाली शीट पर हो चुकी है। Although Gorky was highly critical of the novel, the work was translated into many languages and was made into a number of films. The German playwright Bertolt Brecht, Bertolt Brecht का हम सारे लोगों ने नाम सुना है। May I know कि Bertolt Brecht is famous for what? इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, जल्दी से मुझे बताइए अगर आपको याद है। बर्टोल्ट ब्रेcht ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है एपिक थिएटर। ये चीज यहां नोट कर लीजिएगा, EPIC, एपिक थिएटर, THEATRE। बर्टोल्ट ब्रेcht गेव अ कॉन्सेप्ट एपिक थिएटर का। तो ये जर्मन प्लेरिट है, द जर्मन प्लेरिट बर्टोल्ट ब्रेcht एंड हिज कोलाबोरेटर्स बेस्ड इन 1932। और उनके जो कोलाबोरेटर थे उनका एक प्ले आता है द मदर के नाम से। और ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो नावल है उसके आगे आर्टिकल द नहीं लगा है, लेकिन जो ड्रामा है द मदर उसके आगे आर्टिकल द लगा हुआ है। तो मदर एक नावल है जो 1906 में आता है, और दूसरा द मदर एक ड्रामा है जो कि किसने लिखा, जर्मन प्लेरिट बर्टोल्ट ब्रेcht और उनके कोलाबोरेटर्स ने। बेस्ड देयर 1932 प्ले द मदर ऑन दिस नॉवेल। Modern critics consider it possibly the least successful of Gorky's novel. However, they call it Gorky's most important novel written before 1947. 1917 से पहले मैक्सिम गोर्की ने जो भी लिखा या उसमें से एक इंपॉर्टेंट उनका नावल या वर्क रहा है। तो इन दिस शीट व्हाट डू यू गेट, इन दिस शीट आपको आथर के बारे में पता चला, ओरिजिनल जो टाइटल है मैट बी करके उसको पता चला, यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिश हुआ, पब्लिशर का नाम डी एप्पलटन एंड कंपनी था, पब्लिशर पब्लिश्ड इन इंग्लिश 1906 ईस्वी में। देन यू कम टू नो अबाउट वर्ड कि इसी को आधार बना करके बर्टोल्ट ब्रेcht ने, बर्टोल्ट ब्रेcht जो एक जर्मन प्लेरिट है और उनके कोलाबोरेटर ने द मदर नाम का एक ड्रामा भी लिखा हुआ है। और बर्टोल्ट ब्रेcht ने एक कॉन्सेप्ट दिया है, एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये दूसरा। इस नावल का बैकग्राउंड क्या रहा है, गोर्की रोड द नावल ऑन अ डेट्स। एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखना, गोर्की ने नावल तब लिखा जब वो ट्रिप था 1906 ईस्वी में। And the novel was clear in 1905 after the defeat of रसास फर्स्ट 5 ईस्वी में जो रूस की पहली क्रांति हुई थी, तो उसको ध्यान में रख। जो रूस की पहली क्रांति है, to hold, let me change the position, let me change it, एक मिनट। I think, sir, you have a network problem.
या अब मुझे बताइए, आवाज जा रही है? Yes, yes, sir. एक्चुअली मैं आई हैव ओनली लास्ट ऑप्शन, मैं टॉप फ्लोर पे आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ। ओके ओके, लेट मी चेक इट। नाउ अगेन आई वांट टू नो कि अब क्या मेरी आवाज आपको क्लियर जा रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आवाज को लेकर के? ओके, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि what you have to do, you have just to go with this particular point, and the point is what? The point is कि हमें जो बात करनी है वो इस पर बात करना है कि ये उन्होंने कब लिखा, इसका बैकग्राउंड क्या तैयार हुआ? बैकग्राउंड ये तैयार हुआ कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा पर थे कब? 1906 ईस्वी में। द पॉलिटिकल एजेंडा, रीमा इज सेइंग कि स्क्रीन इज नॉट विजिबल। क्या ये सबके साथ है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल? अच्छा, ओके ओके ओके। इट्स विजिबल, अब ये विजिबल है? यस सर, यस। अब विजिबल होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, ओके ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि जो बैकग्राउंड इसका है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेवलिंग कर मतलब टूर पे थे, और 1905 ईस्वी में रूस का पहला जो रिवॉल्यूशन था वो डिफीट होता है। देन यू फाइंड कि ट्राई टू रेज द स्पिरिट ऑफ द प्रोलिटेरियन मूवमेंट। जो मेन मकसद था वह क्या था? प्रोलिटेरियन मूवमेंट को जो है किसी भी तरह से आगे ले चलना। आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट इज प्रोलिटेरियन मूवमेंट। If the question comes कि explain proletarian movement, for what proletarian movement stands, what does it refer, how would you like to explain? आप में से कोई भी अनम्यूट करके मुझे जवाब दीजिएगा। अभी मैंने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको मैंने एक्सप्लेन किया था। दो सोसाइटी मैंने बताया था, बुर्जुआ सोसाइटी जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और एक प्रोलिटेरियन मूवमेंट। वर्किंग क्लास कैन जो एनी? सर है, वर्किंग क्लास को यस बोलते हैं यस, प्रोलेटेरियन, और बर्जुआज मतलब जो थोड़े हाई क्लास है उनको। या मूवमेंट स्टार्टेड बाय वर्किंग क्लास, जिसमें जो है फैक्ट्री वर्कर्स, डेली वेजर्स, पीजेंट्स आर द पीपल ऑफ लोअर क्लास। जो लोअर तबके के लोग हैं उनके द्वारा जो मूवमेंट शुरू किया गया है, या उनकी जो आवाज है उनको कैसे बुलंद किया जाए, उनकी आवाज को कैसे एक आम आदमी की आवाज में तब्दील किया जाए। और जो दूसरा वर्ड था बुर्जुआ सोसाइटी, द पीपल ऑफ अपर क्लास, जो फैक्ट्री के मालिक थे वो तो बुर्जुआ हो गए, जो फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर क्लास के थे वो क्या हो गए? वो आप प्रोलिटेरियन मूवमेंट। तो इनका जो नावल है वह किसकी आवाज है? प्रोलिटेरियन मूवमेंट की आवाज है। By conveying the political agenda among the readers through his works, he was trying to raise spirit among the revolutionaries to battle the defeatist mood. उनका मेन मकसद यही था कि हम एक ऐसे रीडर को तैयार करें जिसकी सहानुभूति प्रोलिटेरियन के साथ हो, जो कि जो है फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके साथ हो सके, उनके हाँ में हाँ मिला सके, उनकी आवाज को बुलंद कर सके। इस चीज को लेकर के हुआ। गोर्की was personally connected to the novel as it is based on real events। ये जो नॉवेल है एक वास्तविक घटना पर आधारित है। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है, ये देखिए जो सोशलिस्ट रियलिज्म, कल मैंने एक शब्द एक्सप्लेन किया कि इनको फादर ऑफ सोशलिस्ट रियलिज्म कहा जा सकता है। सोशलिस्ट का जिक्र करना जो कि से रहा हो और जो हकीकत में हुआ
हो जो काल्पनिक दुनिया पे आधारित हो, ऐसा ना हो जो परियों की दुनिया से संबंधित हो, जो देवताओं से संबंधित हो, जो फरिश्तों से संबंधित हो। नहीं, आपकी हमारी जिंदगी का आईना हो, जो आपके हमारे दुख दर्द को बांटता हो। वह लिटरेचर क्या होगा? सोशलिस्ट रियलिज्म पर आधारित होगा, जिस आइडियोलॉजी होगी, जिसमें फ्रेडरिक एंजल की बात होगी, जिसमें इक्वलिटी की बात, जस्टिस की बात होगी। तो यू कम टू नो कि इनका जो वर्क है वो क्या सोशलिस्ट रियलिज्म पर आधारित है। नंबर 1 पॉइंट। सोशलिस्ट रियलिज्म में जो होती है वह रियल लाइफ इवेंट्स होता है। नंबर 2 पॉइंट। और उसमें जो राइटर है उसकी सिंपैथी किससे होती है? वर्कर से होती है। वर्कर मतलब वर्किंग पीपल से होती है। जो मजदूर वर्ग है उसकी सिंपैथी उसके प्रति होती है। जब भी उसकी कलम चलेगी तो हमेशा जो है उसकी सिंपैथी वैसी ही होगी। अगर आपको याद होगा कि जो लोग इलाहाबाद है या उनको पता होगा, एक स्टेच्यू अपने कैंपस में लगा हुआ है, सूर्यकांत निराला जी इलाहाबाद के बड़े पोएट थे, दारागंज में रहते थे। निराला जी ने एक पोयम लिखा था, वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर लिए करती बार बार प्रहार। एक औरत का जिक्र है। ये औरत इसमें जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, उनकी तरह वीरांगना का यहाँ पे बात नहीं की गई है। वह जो है अगर देखा जाए तो प्रोलिटेरियन वर्ग से आती है। जो आज भी अगर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन के फील्ड में जितना भी रियल इस्टेट्स है, रियल इस्टेट्स में सबसे ज्यादा काम कर रही है, उसमें मजदूर के रूप में। एक ऊपर वो जो है ईंट ले जा रही है, अपने बगल को भी लिए हुए हैं। तो उन्होंने उस इमेज को पाया कि इलाहाबाद की सड़क बन रही है, एक हथौड़ा जो है लेकर बार बार वहां पे प्रहार कर रही है, तोड़ रही है। पहले तो मैन पावर के आधार पर ही सब कुछ होता था, मशीनें उतना ज्यादा थी। तो वहां पर भी जो इस तरह के राइटर हैं, चाहे वो रूस में रहे हो, चाहे इंडिया में रहे हो, चाहे वो यूरोप के किसी कंट्री में रहे हो, ऐसा एक ग्रुप आता है जो कि प्रोलिटेरियन वर्ग की आवाज बनता है। यहाँ पर भी वही सेम चीज रहा है। और ये जो घटना है रियल इवेंट पर आधारित है। जो ये घटना किसके इर्द गिर्द घूमती है? अन्ना नाम के कैरेक्टर, ANNA, एक नाम क्या है? अन्ना। अन्ना जालोमोवा, अन्ना जालोमोवा एक कैरेक्टर है जो इसमें है। और उसका एक फीमेल कैरेक्टर है और उसका बेटा है पाइटा करके, या प्योटा क्या, PYOTR करके, प्योटा जालोमाव करके। ये जो है तो पायो PYO, मुझे लगता है ये पायो करके TR साइलेंट करना पड़ेगा। पायो जालोमाव करके एक दूसरा कैरेक्टर जो उसका बेटा है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि ये दो तो कैरेक्टर कम से कम आप ध्यान में रखे रहिए कि मदर, नॉट की द मदर। जब भी आप द मदर की बात करेंगे तो वो ड्रामा हो जाएगा। किसने लिखा है? बर्टोल्ट ब्रेcht ने लिखा हुआ है। मदर क्या है? नॉवेल है। दोनों में फर्क क्या है? केवल आर्टिकल द का फर्क है। एक 1906 में पब्लिश होता है, एक 1936 के आसपास, या जो भी डेट दिया गया होगा लास्ट पेज पे उस पे। जो मदर नॉवेल है, इसकी जो घटना हुई है यह रूस में घटित हुई है। रूस में जो घटना घटित हुई है रियल घटना है और सोशलिस्ट रियलिज्म पर आधारित है। प्रोलिटेरियन मूवमेंट को इसमें बढ़ावा दिया गया है। इसमें जब मैक्सिम गोर्की की कलम चली तो इसमें उन्होंने दो कैरेक्टर का जिक्र किया। अन्ना जालोमोवा जो एक फीमेल कैरेक्टर है, माँ है, पाइटोर जालोमोव की मॉव का। उसके बाद जो है गोर्की बीइंग अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ अन्ना जालोमावा। और ये देखिए कि एक बताया गया कि अन्ना जालोमावा के वो जो है क्या थे? दूर के रिश्तेदार भी थे। Who visited Gorky's family when he was a child? वो उस समय आती थी गोर्की के फैमिली में जब वो चाइल्ड थे, छोटे से बच्चे थे। Had a deeper connection to the story, क्योंकि गोर्की ने उसे देखा था, महसूस किया था, उस घटना को, उस कैरेक्टर को, उसके जीवन को, उसके दर्द को उन्होंने बहुत नजदीक देखा था। तो जब आप कोई जीवन जिए रहते हैं और उस पर कलम चलाते हैं तो वो कलम बहुत बेबाकी से चलती है, फिर उसमें बनावटी पर नहीं होता। लेकिन जिसमें आप इमेजिनेशन, तसव्वुर करते हैं, वो जीवन आपने जिया नहीं बल्कि कल्पना करते हैं, तो उसमें बहुत कल्पना का एलिमेंट शामिल हो जाता है। Who visited Gorky's family when he was a child had a deeper connection to the story. The event took a place during a May day. जो इवेंट है ये कब घटित था? मे डे में। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना, मे डे में। डिमांस्ट्रेशन इन सारमोवो इन 90, वहां पे एक डिमांस्ट्रेशन होता है किस जगह पर? सारमोवो में। और ये घटना कब की? 1902 में। महीना कौन सा? मे डे है। द शिप बिल्डिंग टाउन ऑफ सारमोवो वाज नियर गोर्कीज नेटिव टाउन
Nizhny Novgorod, where after the arrest of Pyotr Zalomov by जारी पुलिस, जार शासन था, जार शासन ने किसको, उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, पायो जालोमोव को गिरफ्तार कर लिया था जार पुलिस ने। हिज मदर अन्ना, उसकी जो मां अन्ना, फॉलोड हिम इनटू रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, तब उसकी मां क्या हो गई, ये क्रांति विचारधारा को फॉलो करने लगी। आपको याद होगा कि जार शासन रूस में जो है बड़ा अत्याचारी शासन था। निकोलस, जो जार निकोलस थे, उनका समय भी हम लोगों ने देखा कि मतलब सुना है कैसे कैसे चीजें रही है। तो आपको कुछ नहीं, बैकग्राउंड में आपको क्या समझना है कि ये नावल उस समय उन्होंने लिखा जब वो यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा पर थे 1906 में। उनके माइंड में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा था कि 1905 ईस्वी में जो डिफीट हुआ था, रस्सा का पहला का डिफीट हुआ था, उसको बेस बना करके उन्होंने लिखा, यह प्रोलिटेरियन मूवमेंट को प्रेजेंट करता है और सोशलिस्ट रियलिज्म पर आधारित है। जो सर्वहारा वर्ग है, जो फैक्ट्री वर्कर है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो डेली वेजर्स है, उनकी आवाज को इसमें बुलंद किया गया है। यह रियल घटना पर आधारित है। दो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, एक अन्ना जालोमावा, दूसरा पायो जालोमाव, और ये दोनों दूर के रिश्तेदार भी थे। जार पुलिस क्या करती है कि अन्ना जालोमोवा के बेटे को गिरफ्तार कर लेती, फिर अन्ना जालोमोवा एक क्रांतिकारी एक्टिविटी में शामिल हो जाती है। द नॉवेल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाई एप्पल टॉन्स मैगजीन, जो नॉवेल है पहली बार कब पब्लिश हुआ, एप्पल टॉन्स मैगजीन में, इन द यूएस एंड लेटर बाई इवान लेडी जीकी पब्लिशर इन जर्मनी। बाद में ये जो क्या किया गया, जर्मनी में पब्लिश हुआ। उसके बाद इन रसा इट वाज पब्लिश्ड लीगली ओनली आफ्टर द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द जारिश सेंसरशिप। कह रहे कि ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जब हुआ था तब ये पब्लिश हुआ था, क्योंकि जो जार शासन था उस पे उन्होंने इस पे बैन लगा दिया था। तो ये नहीं होगा कि जर्मनी में कब पब्लिश हुआ क्या, लेकिन 1906 का डेट इंपॉर्टेंट है और रसा में 1907 ईस्वी में पब्लिश होता है, ये डेट हमें ध्यान में रखना है। इसका प्लॉट क्या है, ज्यादा नहीं बात करना, थोड़ा थोड़ा कम से कम हमें सब पता हो जाए कि क्या क्या चीजें रही है। अभी तक आपको बैकग्राउंड पता चला, आपको पता चला नॉवेल के बारे में, किस सिचुएशन में लिखा गया, क्या क्या चीजें रही है। इन हिज नॉवेल गॉकी पोर्ट्रेट द लाइफ ऑफ अ वुमन, इस नॉवेल में उन्होंने एक औरत के लाइफ जिक्र किया है। वह औरत के जो है उसको मैंने आपको बताया, वर्क्स इन अ फैक्ट्री डूइंग हार्ड मैनुअल लेबर, वह रूस की एक फैक्ट्री में काम करती, मैनुअल लेबर, मशीनें कम थी और बहुत ज्यादा करना पड़ता था। एंड कम्बाटिंग पॉवर्टी, इतना काम करने के बावजूद भी उसको जो है गरीब, एक दूसरा पॉइंट, एमंग अदर हार्डशिप, इसके अलावा तमाम और हार्डशिप वगैरह रही थी। यू फाइंड की पेलाजिया नीलोवना व्लासोवा इज द रियल प्रोटेगनिस्ट, इसकी जो सबसे रियल प्रोटेगनिस्ट पेलाजिया नीलोवना व्लासोवा इज द रियल प्रोटेगनिस्ट, यही उसका प्रोटेगनिस्ट है। हर हस्बैंड अ हैवी ड्रंकर्ड, उसका हस्बैंड जो है काफी शराब वगैरह पीता है। फिजिकली अजाल सर, जो उसके ऊपर हमला करता है, एंड लीव्स ऑल हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके सारी उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ देता है। अब आप ये देखिए कि ऐसा नहीं कि वहीं पर है, समाज में भी एक ऐसा समय था कि मैंने ये देखा कि जो खेती होती है भारतीय समाज, तो बहुत कुछ सुधार आ गया। भारतीय समाज में भी जो खेती थी और जो जानवरों को चारा डालने का काम होता था वो पूरा महिलाओं के ऊपर डिपेंड करता था। खेती तो खास करके महिलाओं पर हमने देखा है, गांव में अगर आप जाएंगे, और जो 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 हस्बैंड वगैरह होते तो कहीं बाहर कमाने चले जाते थे, लेकिन गांव की जो खेती होती तो वो संभालते थे। तो दोहरी जिम्मेदारी उनके ऊपर पड़ती थी, और अगर उसमें से किसी का हस्बैंड ड्रिंक करने लगा तो आप समझ सकते हैं। तो इसके साथ भी यही है कि फैक्ट्री में काम कर रही है, काम बहुत ज्यादा करना पड़ा, हस्बैंड ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करने के साथ साथ फिजिकली असाल्ट भी करता है। ये सब चीजें हम लोग अक्सर करके देखते हैं। एंड लीव्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेजिंग देयर सन, और सारी जिम्मेदारी अब उसके बेटे पर छोड़ दिया जाता है। और बेटे का क्या नाम है, पावेल ब्लाजाव, दो कैरेक्टर। हाउ डू यू फाइंड मदर, मदर को आप कैसे देख रहे हैं। मदर जो कैरेक्टर है, जो प्रोटेगोनिस्ट है, पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है, शी इज अ वुमन।
और वह जो वुमन है किस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, सॉरी किस क्लास से बिलोंग करती है, प्रोलिटेरियन से, डेली वेजर है, फैक्ट्री में काम करने वाली है, वर्कर है। दूसरा चीज उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, उसको मैनुअल हार्ड लेबर करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है कि उसको भूख से लड़ना है, पॉवर्टी से लड़ना है। चौथा पॉइंट एक उसका हस्बैंड ड्रिंक करने वाला है और सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर छोड़ देता है। सबसे बड़ी दुश्वारी है कि ड्रिंक करने के बाद उसको कोई कोऑपरेट नहीं करता, बल्कि आकर के फिजिकल असॉल्ट करता है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि फिजिकली उसके ऊपर असॉल्ट करता है। But unexpectedly, Pavel Vlasov, but unexpectedly dies. Pavel noticeably begins to evaluate in his drunkenness and stammer, but suddenly is involved in revolutionary activities. वो भी revolutionary activities में होता है। Abandoning drinking, Pavel starts to bring books and friends to his. Being illiterate and having no political interest, Nilo is at first cautious about Pavel's new activities. However, she wants to help him. Pavel is shown as the main revolutionary character. पावेल जो है मेन रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर है, पढ़ा लिखा नहीं है, किताबें घर पे लाता है, साथियों को लाता है। उसमें जो ये बदलाव होता है ये कौन देखता है, उसकी माँ देखती है और वह उसका जो है गवाह बनती है। उसके अंदर बदलते हुए जो पावेल जो बदलता हुआ उसमें वो देखते क्या बदलाव हो रहा है। पावेल इज शोन एज द मेन रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर। द अदर रिवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवेल आर ब्लाजो फ्रेंड्स, द डिक्टेटर रीबिन। अदर कैरेक्टर क्या है, राइबिन है, यूक्रेनियन एंड्री नाकोडका है, वो एक्सप्रेसेस द सोशलिस्ट इंटरनेशनलिज्म, और इनका एकमात्र मकसद है कि समाजवाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्थापित किया जाए, सोशलिस्ट इंटरनेशनलिज्म। बाद में यही चीज जो है रूस की क्रांति का आधार बनता है 1917 ईस्वी में। नेवरदीलेस नीलोवना मूव्ड हर मैटरनल फीलिंग and though uneducated, overcoming her political ignorance to become involved in revolution। माँ भी जो है किसमें रिवोल्यूशन में शामिल हो जाती है। is considered the true protagonist, और वही जो है क्या है, ट्रू। नॉवेल में जो कहानी है बस हमें ध्यान में रखना है दो का, एक तो माँ, दूसरा बेटा। लेकिन उसका जो फादर है वो ड्रिंक करने वाला है, और माँ का जो स्ट्रगल है अनएजुकेटेड होते हुए भी उसके अंदर यह है कि हमें लड़ना है। एक तरफ से लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ सोसाइटी से लड़ना पड़ रहा है। सोसाइटी में एक स्पिरिट को जगाने वाली वह क्रांति की चेतना है, अपने अधिकारों के प्रति, अपने अस्तित्व की लड़ाई की, ये सारी बात माँ करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा आपको नहीं, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मिल चुका, आपको बताऊंगा पॉपुलर एंड क्रिटिकल रिसेप्शन की लोगों ने इसको लेकर के क्या कही है। मदर इज द ओनली बिग नॉवेल ऑफ गोर्की ऑन द रशियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। कह रहे हैं कि ये जो नॉवेल लिखा गया है यह एक बिग नॉवेल है गोर्की का, जो किससे संबंधित है, रशियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट से। However, of all his novels, it is possibly nevertheless the best known work. Gorky, among modern critics consider it Gorky's most important की क्रांति जो 1917 ईस्वी में हुई है उससे पहले ये नावेल आई थी, और इसी नावेल की इसके जैसी और तमाम क्रांति के लिए आधार तैयार किया। तो कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ठाक नॉवेल रही है। उसके बाद कह रहे नॉवेल एज इट इज ओनली वर्क एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, और यह किसको डिवोटेड है, रशियन रिवोल्यूशनरी इमेज ऑफ द गॉड बिल्डर आइडियाज। और इसमें गॉड ये आइडिया आपको समझना है, गॉड बिल्डर आइडियाज। गॉड बिल्डर आइडियाज वह आइडियाज है जो मूवमेंट या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में काम करते हैं। गॉड बिल्डर आइडियाज वह है कि ईश्वर ने सबको समान बनाया और सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको समान रूप से अधिकार मिलने चाहिए, सबको सम्मान के साथ जीने का जो है उनको जो है सम्मान मिले, ये सब चीजें जो है। तो दिस आइडिया इज गॉड बिल्डर्स आइडिया। As Richard Freeborn writes, it is important as it is only work written specifically about the
प्रोलिटेरियट, या किसके बारे में लिखा गया, प्रोलिटेरियट के बारे में लिखा गया। ड्यूरिंग द प्रोलिटेरियन रिवोल्यूशन, जब सर्वहारा वर्ग के लोगों ने, वर्कर्स ने, फैक्ट्री वर्कर्स ने क्रांति की आवाज या क्रांति का बिगुल बजाया, तब ये लिखा गया है। More to it, Gorky's other works are more or less autobiographical. In Mother, Gorky moved dearly towards pure fictional invention. खैर, ये तो एक पॉइंट रहा है। After Gorky's return to the Soviet Union, the novel was declared by the authorities the first work of realism. इसको क्या कहा गया, पहला वर्क है जो सोशलिस्ट रियलिज्म पर आधारित है। सोशलिस्ट रियलिज्म क्या, सत्य घटना पर आधारित लिखा गया लिटरेरी पीस जिसमें समाजवाद की बात की गई थी। इसके बाद ही जो है क्या किया गया, कुछ लोगों ने जो है क्या किया, गोर्की को फाउंडर ऑफ सोशलिस्ट रियलिज्म कहा। इसी के बाद ये बातें मैंने पहले भी डिस्कस किया था। न्यूमरस आर्टिस्टिक फ्लॉज ऑफ मदर, खैर इसमें उन्होंने बताया कि कुछ उसमें कमियां भी है, लेकिन हमें कमियों पे नहीं बात करना है। यहाँ पे एक बात आती है कि न्यूमरस आर्टिस्टिक फ्लॉज ऑफ मदर एंड गोर्कीज अदर नॉवेल्स रिटन बिफोर 1910 हैड बीन widely described in reviews and critical essays by Corney. एक क्रिटिक है जिन्होंने बताया था कि बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमें कमियों पे नहीं बात करना है, क्या क्या उसमें रहा उस पे बात करना है। इसमें उन्होंने बताया कि एक कैरेक्टर नीलोनाज पोर्ट्रेयल इज वेरी सक्सेसफुल, लेकिन और कैरेक्टर उतना ज्यादा सफल नहीं रहे। फ्री बार नोट्स that the other characters are little more than eloquent mouthpiece of their points of view. Gorky flexes, इसमें कोई बात नहीं करना, बस ठीक है। इसका थीम क्या है, जब आप थीम की बात करते हैं तो द बोल्शेविक प्रेस्ड द नॉवेल एज अ पेयन टू सोशलिस्ट आइडियल। क्या थीम है, सोशलिस्ट आइडियल, समाजवाद का जो विचारधारा उसको, बट इट्स मैसेज इनकम्पासेस मोर देन मियर क्लास स्ट्रगल। ऐसा नहीं कि इसमें केवल क्लास स्ट्रगल को ही दिखाया गया है, इसके दो एक चीज है, सोशलिस्ट आइडियल, क्लास स्ट्रगल। इट इज फुल ऑफ बिब्लिकल एल्यूजन, और इसमें बिब्लिकल एल्यूजन है। बिब्लिकल एल्यूजन का क्या मतलब है, जहां जब रेफरेंसेस बाइबल से लिए जाए, बाइबल के कोट किए जाए, तो उसको बिब्लिकल एल्यूजन कहा जाता है। जैसे बाइबल के रेफरेंसेस किसमें और लिए गए हैं, जॉन ड्राइडन का जो वर्क है जस्ट एब्सलम एंड एचिटोफेल, वहां से भी बिब्लिकल एल्यूजन है। द रिवोल्यूशनरीज आर पोर्ट्रेड एज सेंट्स, इसमें जो क्रांतिकारी हैं उनको सेंट्स के तौर पे प्रेजेंट किया गया है। रेडी फॉर मार्टरडम, वे शहादत के लिए तैयार हैं। पावेल स्पीक्स विद द आर्डूर ऑफ अ डिसिप्लिन, द गॉस्पेल्स आर कोटेड टू कन्वे आइडियाज। अब अगर आप देखेंगे इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है ऊपर का। यहाँ की एक लाइन है जो मैं बात करना चाहूंगा, द बुक्स सेंट्रल थीम इज द मदर्स अवेकनिंग। करें बुक का जो सेंट्रल थीम है वह क्या है, वह ये है कि मदर्स अवेकनिंग, एक माँ कितनी कॉन्शियस है अपने बच्चे के नेचर को समझने के लिए, उसको अंदर अगर रिवोल्यूशनरी स्पिरिट आता है तो उसको जगाती है फ्रॉम लाइफ ऑफ फियर एंड इग्नोरेंस। वह लाइफ ऑफ फियर और इग्नोरेंस दोनों से बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, ना उसमें डर है और ना ही उसमें अज्ञानता, जबकि वह पढ़ी लिखी नहीं है। तो जो मदर जो नॉवेल है, मेन फैक्ट यही आपका है, मेन ये सब चीजें रही। अगर आप इन पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये सारा चीज कवर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे ये नॉवेल ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में कहीं प्रिस्क्राइब्ड है तो उसके पूरे चैप्टर्स पढ़ ले, नॉट पॉसिबल। ऐसे ना जाने कितनी नॉवेल लिखी गई होगी, हम कितने का चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन जो है हम इसको इस लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। ये मेन पॉइंट है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। तो बस मैं यहीं तक रखता हूँ। यू कैन जस्ट गिव योर फीडबैक, ताकि अगर कोई आपका सजेशन हो या कोई और सुधार की गुंजाइश हो हम उस पर और बात करें। हाउ डू यू फाइंड दिस क्लास, यू कैन गिव योर फीडबैक। इशिका, सुमन, मंजू, कुंवर, इरम, रीमा, साधना, मनीषा, श्वेता। मनीषा थैंक यू आपको, इरम को भी थैंक यू, रीमा थैंक यू, वेल अंडरस्टूड थैंक यू रीमा, साधना इंफॉर्मेटिव थैंक यू, सुमन कुमार ओके थैंक यू सुमन, साधना ने लिखा या इरम, ठीक है। इट मीन दैट यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक, ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।